बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसन दास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते,
तब भूख ही नहीं बचती तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। शुक्रवार का दिन था। जैसे ही स्कूल में आधी छुट्टी हुई, मीना और उसके दोस्त भागकर विद्यालय के बगीचे में जा बैठे। सभी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। सभी अपना अपना खाने का डिब्बा साथ में लाए थे। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारा पेट क्या इतना बड़ा है? कहाँ है चूहे? मुझे भी देखने हैं। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि लग रहा है सिर्फ चूहे नहीं, उनके पीछे बिल्लियाँ भी दौड़ रही हैं। अच्छा, तो फिर सब बैठे क्यों हैं? चलो सब अपना डिब्बा खोलो, खाना शुरू करते हैं। जब सबने अपना अपना डिब्बा खोला तो देखा कि आज सभी के घर से स्वादिष्ट भोजन आया था। मीना, तुम्हारे डिब्बे में क्या है? मैं आज सरसों का साग और मक्के के आटे से बनी रोटी लेकर आई हूँ। आज मेरी बीजी का जन्मदिन है, इसलिए घर पर मेरे गांव का खास भोजन बना है। और तुम्हारे डिब्बे में? मैं तो आज दाल, चावल और सलाद लेकर आया हूँ, और मैं मछली के पकौड़े। और मेरे पास तो आज बिरयानी है। इतनी देर में टीचर भी किसी काम से बगीचे में आई। अरे वाह, तुम्हारे डब्बों में से अलग अलग खाने की महक आ रही है। हमारे देश में इतनी विविधता है जो कि भोजन में भी पता चलती है। अरे भाई वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और साथ ही साथ पौष्टिक भी। जी हाँ मैडम, हम सभी पौष्टिक खाना लेकर आए हैं। और जैसा कि आपने समझाया था, हमारे खाने में फल, सब्जियाँ, अनाज सभी शामिल हैं। बहुत अच्छे। हम सभी के लिए संपूर्ण भोजन अथवा संतुलित आहार बहुत जरूरी है। संतुलित आहार क्या होता है मैडम? अमीना, बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हाँ, मैं बताता हूँ। संतुलित भोजन मतलब हमारे आहार में हर तरह के स्रोतों से भोजन होना चाहिए, जैसे हरी सब्जियाँ, फल, अनाज और मांस। बहुत अच्छे इब्राहिम। मैडम, पर हमें संतुलित आहार खाना क्यों जरूरी है? मीना, मुझे बताओ, यदि हम बहुत देर तक खाना न खाएं तो कैसा लगता है? मुझे तो बहुत भूख लगती है और खाना ना मिले तो बहुत कमजोरी भी महसूस होती है। भोजन हमारे शरीर की अनेक जरूरतों को पूरा करता है और हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और यही पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा भी करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। टीचर, क्या इन मछली के पकौड़ों में भी विभिन्न पोषक तत्व है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? यह पता करना बहुत मुश्किल नहीं है, पर उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि विभिन्न पोषक तत्व हैं क्या। पोषक तत्वों के उदाहरण हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कुछ खनिज लवण। ये हमें विभिन्न प्रकार के भोजन में मिलते हैं। सभी बच्चे आश्चर्य भरी नजरों से टीचर दीदी को देखते हैं। यह सब बहुत आसान है। चलो हम इस तरह से समझते हैं। कुछ इस प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इन सब खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है।
तो कार्बोहाइड्रेट हुआ ऊर्जा का स्रोत, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, बाजरा, आलू इत्यादि। वसा युक्त खाद्य पदार्थ भी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। यह हमें 2 प्रकार के स्रोत से प्राप्त होते हैं। पहला पौधे जैसे मूंगफली, बादाम, नारियल का तेल इत्यादि, और दूसरा पशु से, जैसे दूध, घी, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। अगला पोषक तत्व है प्रोटीन, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसके स्रोत हैं मांस, अंडे, मछली, जंतु स्रोत एवं दालें, मटर, सोयाबीन, पादप जो कि पौधों से मिलने वाले। मेरे डिब्बे में बिरयानी है और बिरयानी में चावल है, यानी कार्बोहाइड्रेट, मांस के टुकड़े यानी वसा और प्रोटीन है। तो बिरयानी एक संतुलित आहार हुआ। बिल्कुल सही कहा अमीना। लेकिन टीचर, अन्य खाने की वस्तुओं में कौन से पोषक तत्व है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? यह सब पता लगाना कुछ मुश्किल नहीं, परंतु आज के लिए इतना ही। पोषक तत्वों को पहचानने के लिए हमें विज्ञान प्रयोगशाला के टीचर से मदद लेनी होगी। अगली क्लास में हम विटामिन और मिनरल की जानकारी पर चर्चा करेंगे। पादपों का संसार भाग 2। बच्चों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। मेरे बहुत सारे पहलू हैं जो आपको अभी भी जानने की जरूरत है। पिछले वीडियो में आपने जीवित और अजीवित चीजों के बारे में सीखा था और ये भी सीखा था कि जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आपने ये भी जान लिया था कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे स्वपोषण प्रणाली कहते हैं। इस वीडियो में हम अन्य 2 प्रकार के पोषण प्रणाली के बारे में बात करेंगे। आइए हम नीलू और मीनू के पास फिर जाएंगे पादपों के पोषण के बारे में अधिक जानने के लिए। इस वीडियो का उद्देश्य 2 अन्य पादप पोषण प्रणालियों के बारे में जानना है। नीलू, आज मैं बहुत थक गई हूँ। पुस्तकालय, विज्ञान कक्षा, खेल कक्षा और ऊपर से इतनी गर्मी। थोड़ी मेरी मदद करना। क्या चाहिए दीदी? याद है, मैंने तुम्हें कल एक मीठा बन दिया था और डिब्बे में रखने को कहा था। क्या तुम उस डिब्बे को दे सकती हो? दीदी, उस बन को बाद में खाएंगे। पहले ये देखो, मैंने जिस पादप को पानी दिया था वो कितना बड़ा हो गया है 10 दिन में। जल्दी आओ दीदी। अरे भाई, आ रही हूँ। वाह, ये तो सच में बहुत हरा और स्वस्थ लग रहा है। और बड़ी बड़ी पत्तियों को तो देखो, लगता है कि इसे बहुत धूप और बहुत सारा पोषण भी मिल रहा है। यह सही है कि पादप सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे खनिजों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। पता है, आज जब हम पाठशाला के पुस्तकालय में गए थे तो मैंने एक बहुत दिलचस्प पुस्तक पढ़ी थी, पादपों की दुनिया। उस पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दीदी, ये तो हैरानी की बात है। क्या इनमें कोई पत्तियां नहीं होती? तुम सही कह रही हो। स्कूल की घंटी बज गई थी, इसलिए पूरी जानकारी पढ़ नहीं पाई। लेकिन यह तो पढ़ा था कि इनकी पत्तियां नहीं होती हैं। क्या इसका मतलब है कि हम मनुष्यों की तरह वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब पत्तियां नहीं होती हैं तो कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक कहा तुमने। ये हैरानी की बात है कि हम पौधों और जानवरों पर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं, परंतु कुछ ऐसे पादप भी हैं जो अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाएंगे पहले।
दीदी, क्या पढ़ रही हो? मैंने आज पुस्तकालय से पादपों की दुनिया नामक पुस्तक ली है। नीलू, यहाँ आओ और बैठो। इनमें पादपों के बारे में काफी रोचक तथ्य हैं। दीदी, हम कल उन पादपों के बारे में बात कर रहे थे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। मुझे उनके बारे में और बताओ। देखो इस पादप को, ये कॉर्पस फ्लावर का पादप है। ये ऐसा पादप है जो अन्य पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। यह पोषण के विषम प्रणाली का उपयोग करता है। ऐसे पादप तो आलसी निकले। क्या ऐसे पादप परजीवी होते हैं? हाँ, कॉर्पस फ्लावर, कसाटा जैसे पादप परजीवी हैं। इन पादपों को परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे पौधे मतलब परपोषी या होस्ट प्लांट पर निर्भर होते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पादप काफी समझदार निकले। इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। पता है, वे अपने मेजबान को नहीं मारते। उनसे भोजन, पोषक तत्व या पानी जो लेना है उनको। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कुछ पादप जिनके हरे पत्ते होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं? दीदी, इस पादप को देखो। इसके तो हरे पत्ते हैं। ये उन पौधों की श्रेणी में क्यों है जो विषम प्रणाली का उपयोग करते हैं? हाँ, यह एक अच्छा अवलोकन है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्ते होते हैं, पर ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्यों? देखो इस पादप को। ये संरचनाएं तो जग की तरह दिख रही हैं। देखो, इस पर कीड़े हैं। ऐसे तो लग रहा है जैसे ये पादप कीड़े खाते हैं। इसे पिचर का पादप या घटपर्णी कहते हैं। ये कीटभक्षी पादप है। लेकिन इसके तो पत्ते हैं। ये तो अपना भोजन खुद बना सकता है। ये पादप कम पोषण वाली मिट्टी में उगते हैं और कीड़ों को पचाकर पोषण की कमी को पूरा करते हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ पादप कीड़ों को खाते हैं। बहुत दिलचस्प है दीदी। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कल मीठा बन खाना भूल गई थी। क्या तुम ला सकती हो? ओह, मैं भूल गई। ये उस डिब्बे में है। मैं अभी आई। ओहो, ये खराब हो गया है दीदी। कुछ सफेद वृद्धि इस पर है और इससे तो बुरी गंध आ रही है। तुमने इस बन को एक गीले डिब्बे में रख दिया होगा। ओहो, दीदी याद है, ऐसी सफेद वृद्धि को हमने एक बार अचार पर भी देखा था। माँ ने कहा था कि इसे कवक कहते हैं। अब मुझे याद आया। हाँ, इसे कवक या फंगस कहा जाता है। ये वास्तव में पादप है जो पोषक तत्वों को रोटी से ले रहे हैं। ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। ये ऐसे पौधे हैं जो क्षयकारी पदार्थ या खराब हुई चीजों पर पनपते हैं। दीदी, ये आते कहाँ से हैं? ये वास्तव में हवा में मौजूद हैं। कोई जादू या चमत्कार से नहीं आ जाते। जब वे नम पदार्थों पर उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं। आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अभी खेलने जाऊंगी। बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कि कवक किस प्रकार से क्षय हुए पदार्थ को खाते हैं? आपने इस वीडियो में 2 प्रकार के पोषण के बारे में सीखा, विषम पोषी प्रणाली और
मृतजीवी पोषण प्रणाली। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, क्या आप जानते हैं कि पौधों को उचित आकार और उचित मात्रा में बढ़ने के लिए सही प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है? अगर पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर्याप्त रूप से ना मिले तो क्या होगा? उनका विकास रुक जाएगा। नाइट्रोजन सीधे पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसी भी समय मिट्टी में नाइट्रोजन या तो पौधे और जानवरों के अवशेषों में, अपेक्षाकृत स्थिर मिट्टी कार्बनिक पदार्थों में या जीवित मिट्टी के जीवों में मुख्य रूप से बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं में मिलता है। कुछ नाइट्रोजन मात्रा यूरिया में भी मौजूद हो सकती है, जो कि पौधों के लिए थोड़ा उपलब्ध हो सकता है। हम इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अलविदा। पिंटू, आज स्कूल में क्या सीखा? हाँ आज स्कूल में क्या सीखा? पापा, वो कोई नहीं, तू अपनी कॉपी ला, हम खुद ही देख लेंगे। देख लेंगे, समझ लेंगे। का देख लेंगे और का समझ लेंगे? जाइए भैंसिया को चारा देकर आइए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने पिंटू के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो पिंटू को स्कूल कौन भेजता है? और अब तो पिंटू का कॉपी किताब भी हम लोग सही समय पे खरीद देते हैं। का पिंटू? हाँ। ओहो, सिर्फ स्कूल भेजना, कॉपी किताब खरीदना, ध्यान देना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि अपना पिंटू स्कूल में क्या सीख रहा है, उस सब बात की जानकारी रखना। भक, का मजाक करते हैं जी? ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है, जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हमने पिछले पाठ में सीखा, गर्मी या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ईंधन जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे केरोसिन, लकड़ी, कोयला, एलपीजी का उपयोग करते हैं। इनमें से प्रत्येक ईंधन का एक अलग प्रज्वलन तापमान होता है। कम प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है एलपीजी। उच्च प्रज्वलन तापमान का मतलब है कि वे काफी ऊंचे तापमान पर जाकर पूरी तरह गर्म होते हैं। ईंधन की दहन प्रक्रिया से धुआं, प्रकाश, गंध और ध्वनि ये सब अवशेष के रूप में निकल सकते हैं। दोस्तों, हम अपने दादा दादी के घर आए हुए हैं। आपको याद होगा कि हमने वहां अपना चूल्हा बनाया था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
अब हम प्रकाश की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? अरे हाँ, 7 बज चुके हैं और बाहर अंधेरा हो रहा है। हमें लालटेन चाहिए। पर कैसे? इस लालटेन को देखो। इसे रोशनी के लिए मिट्टी के तेल और एक अच्छी बाती की जरूरत है। हमारे पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। यह भी सही है। हम अब क्या कर सकते हैं? मम्मी, क्या हमारे पास मोमबत्तियां हैं? हाँ, मैंने बैग में 2 मोमबत्तियां रखी थी। उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन क्या तेज हवा मोमबत्ती को बुझा नहीं देगी? एक तरफ हवा के बिना हम आग जला नहीं सकते, पर तेज हवा आग को बुझा सकती है ना मजेदार बात? हम हवा से लौ को बचाने के लिए लालटेन के कांच का उपयोग कर सकते हैं। सही। इस तरह मोमबत्ती लंबे समय तक चलेगी। अब हमारी लालटेन में मोमबत्ती सुरक्षित जल रही है। मेरे मन में अभी और सवाल उठ रहे हैं। और सवाल? हाँ, जैसे कि लालटेन की लौ एक औसत मोमबत्ती की तुलना में अधिक समय तक क्यों रहती है? दीपक में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा बहुत अधिक तो नहीं है? ये बात तो सही है सानिया। बच्चों, आपको ये समझने के लिए आदर्श ईंधन और ईंधन दक्षता जानना जरूरी है। क्या आप मुझे अपनी पुस्तक से 6.6 और 6.7 पृष्ठ संख्या 72 पर पढ़कर बता सकते हैं? तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा को ऊष्मीयमान कहा जाता है। क्या आपको याद है कि चूल्हा जलाने के लिए हमने कितनी टहनियों और पत्तियों का इस्तेमाल किया? जबकि जब हम अपने घर पर गैस पर खाना बनाते हैं तो इस्तेमाल की जाने वाली रसोई गैस की मात्रा बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि एलपीजी का ऊष्मीयमान टहनियों और पत्तियों की तुलना में बहुत अधिक है। हाइड्रोजन ईंधन, बायोगैस ईंधन, जैव ईंधन, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। अब मुझे समझ आया। मेरे पास एक आखिरी सवाल है। क्या आपने देखा कि मोमबत्ती की लौ ज्यादातर पीले और लाल रंग की होती थी, जबकि एलपीजी के माध्यम से उत्पन्न होने वाली लौ ज्यादातर नीले रंग की होती है? ऐसा क्यों है? दोस्तों, क्या आप सानिया को विभिन्न रंगों की ज्वालाओं के बारे में बता सकते हैं? हाँ, आप सही हैं। पीला, नारंगी, लाल, नीला और बहुत सारे। हाँ, ईंधन का रंग दहन किए जाने वाले ईंधन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि ईंधन साफ है तो ये कम कार्बन उत्सर्जित करेगा और नीले रंग की लौ देगा। मुझे आशा है कि आपको अपने सभी उत्तर मिल गए होंगे।
हमने इस पाठ में सीखा, ईंधन स्रोत से एक लौ तभी जलती रह सकती है जब हवा का एक स्थिर स्रोत हो। प्रत्येक ईंधन दहन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यदि किसी ईंधन से नीले रंग की लौ बाहर निकलती है तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसे ईंधन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम मात्रा का उत्सर्जन करता है, जो नारंगी या लाल लौ देता है। ईंधन के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो सकती है, जिससे घुटन और श्वास अवरोध होता है। लकड़ी या कोयले की आग जला के किसी बंद कमरे में सोने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ईंधन जलाते उपयोग करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक पक्षियों में से एक है। ये बेहद चंचल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैको या मकाओ पक्षी के बारे में। मैको एक प्रकार का तोता ही होता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। इनकी चोंच बेहद कठोर होती है, जिससे ये कड़े से कड़े फलों को भी तोड़ सकती है, और पंजे मजबूत पकड़ वाले होते हैं, क्योंकि ये अक्सर पेड़ों और पहाड़ों की ढलान पर लटके रहते हैं। एक स्वस्थ मकाऊ पक्षी की उम्र काफी अधिक होती है। ये 50 से 60 सालों तक जीवित रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंगुलियों के निशान एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार दो मकाऊ तोतों के पंखों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इनका वजन 900 से 1100 ग्राम तक होता है और शरीर की लंबाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक। मादा मकाऊ तोता एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, जिसे मादा मकाऊ 25 से 26 दिनों तक सेकती है। जन्म के 2.5 से 3 सालों के बाद मकाऊ तोता प्रजनन योग्य हो जाता है। ये लॉन्ग बिग्ड और लॉन्ग टेल वाले पैरट्स होते हैं। ये एक्जोटिक्स हैं, इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अमेजन इत्यादि के फॉरेस्ट हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ समारना में भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन हैं। बहुत से वेरिएंट हैं मकाऊ के, उनमें कुछ स्पीसीज का मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे स्पिक्स मकाऊ हैं, ब्लू एंड रेड मकाऊ,
देन ब्लू एंड येलो मकाऊ, मिलिट्री मकाऊ, इलीगल मकाऊ, ये मेन मकाऊज की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे हाइब्रिड्स भी हैं जो डेवलप किए जाते हैं। इन्हें कंपेनियन बर्ड्स भी कहा जाता है। लोग इसे एज ए पेट बहुत सारा घरों में रखना पसंद करते हैं। खाने में इन्हें नट्स हैं, फ्रूट्स इत्यादि के अतिरिक्त वेजिटेबल्स और सीरियल्स, कोर्स ग्रेन इत्यादि ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मकाऊ का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड तक है। अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं सारस पक्षी के बारे में। इन्हें दलदली जमीन, बाढ़ वाले क्षेत्र, तालाब, झील और खेतों के आसपास रहना पसंद है। ये सामान्यतः अपना घोंसला भी तालाब के आसपास ही बनाते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं और पूरी जिंदगी ये जोड़ा एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें शाकाहारी खाना ही पसंद है। ये कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। कभी कभी ये छोटे जीवों को भी खाते हैं। एक स्वस्थ सारस क्रेन पक्षी का वजन 6 से 12 किलोग्राम तक होता है। इनका प्रजनन काल जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। एक बार में एक मादा सारस क्रेन 2 अंडे देती है, जिसे वो 34 दिनों तक सेकती है। जन्म के 5 से 6 सालों के बाद सारस क्रेन पक्षी प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। सारस जो शब्द आया है संस्कृत वर्ड से, संस्कृत से सारस का नाम हुआ है। सारसा, सारसा संस्कृत का शब्द है जिसकी वजह से सारस का नामकरण हुआ है। सारस पक्षी जो है हमारे भारतीय समाज में प्रणय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे बोल सकते हैं वैवाहिक निष्ठा का एक प्रतीक है। सारस जो है प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं और सारस को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि काफ़ी लंबे साइज के होते हैं, लगभग 5-5.5 फुट हाइट के होते हैं। इनका जो सर होता है लाल रंग का होता है और शरीर पूरा भूरे रंग का होता है। सारस क्रेन का एक बहुत अधिक प्रचलित है कि ये नर और मादा दोनों जो हैं एक साथ नृत्य करते हैं, उसके बाद प्रजनन करते हैं। सारस मुख्य रूप से 2 अंडे देते हैं और 2 अंडे के जो बीच में समय जो होता है 48 घंटे के अंतर में ये 2 अंडे देते हैं। मुख्य रूप से इनका जो आहार होता है, ये छोटे छोटे मछली खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं, छिपकली खाना पसंद करते हैं और कीड़े मकोड़े, ये मोलस्क खाना पसंद करते हैं। सारस जो है यहाँ पे उनका रख रखाव पे हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके आहार के रूप में छोटी मछलियाँ प्रदान की जाती है। सारस पक्षी जो है हमारे बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे पानी हो, झील जैसी स्थिति हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। खास करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी सारस पाए जा रहे हैं। हमारे आसपास न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं। इन रंग बिरंगी पक्षियों को देखना हमें हमेशा अच्छा लगता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये मकाऊ तोता अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण और सारस क्रेन अपने आकार और सुराही जैसे गर्दन के कारण बेहद आकर्षक लगते हैं। वैसे तो ये पक्षी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इन्हें पसंद करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे हिप्पोपोटामस के एनक्लोजर में। हिप्पो को बोलचाल की भाषा में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ 3 हिप्पो मौजूद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ये नर हिप्पो। दरियाई घोड़ा मुलायम घास और पत्तियों का शौकीन होता है। जंगलों में ये नदी और झीलों के पास रहते हैं, जहाँ ग्रासलैंड मौजूद हो। दरियाई घोड़ा सब सहारन अफ्रीका के मूल निवासी हैं। हिप्पो का जन्म पानी में होता है और जन्म के समय ये 35 से 55 किलोग्राम के होते हैं।
एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा हिप्पो 1350 से 2500 किलोग्राम तक की होती है। दरियाई घोड़ों की औसत ऊंचाई 130 से 165 सेंटीमीटर तक होती है और दरियाई घोड़ा औसतन 40 सालों तक जीवित रहता है। हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पानी के अंदर जाकर 30 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर 3 से 5 मिनट तक गोता लगाते हैं। ये अपने विशाल जबड़े को 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। इनका प्रजनन काल 8 महीनों का होता है और मादा हिप्पो 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। हिप्पो एक खतरनाक जानवर है और अफ्रीका में अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग दरियाई घोड़ा द्वारा मारे जाते हैं। हिप्पो समूह में रहना पसंद करते हैं। एक नर के साथ 2-3 मादा भी चिड़ियाघरों में रखी जाती हैं। दुनिया भर में दरियाई घोड़ों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नेम हिप्पोपोटामस एम्फिबियस है। पटना जू में दरियाई घोड़ा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि भ्रांति है कि ये गुड स्विमर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये पानी में एक्चुअली चलते हैं और इनके पूरे स्किन पे बाल नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है जिसके कारण इनका कलर रेड कलर का होता है और ये शाकाहारी जानवर हैं तथा ये मेनली जो भी घास फूस है इसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूलतः मार्शी एरिया में पाया जाता है या उथले जल में पाया जाता है, कीचड़ में और पानी में इसे रहना पसंद है। और इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 फीट तक होती है और ऊंचाई 5 फीट तक होती है। पटना जू में इनकी संख्या अभी 4 है, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इन्हें 1992 में कानपुर जू से लाया गया था, फिर 1997 में एक हिप्पो को लखनऊ जू से लाया गया था। जो मेल है उसका नाम भोला है। इसके अलावा सुनीता और मौली 2 फीमेल हैं यहाँ पे, तथा इन्हें फ्लोइंग वाटर दिया जाता है क्योंकि इन्हें साफ़ सुथरे पानी में रहने की आदत है। अतः ऐसा ही व्यवस्था की गई है कि वो पानी हमेशा चलता रहे और ऊपर से वो गंदगी निकलती रहे, क्योंकि ये अपना यूरिनेशन डिफिकेशन सारा कुछ पानी के अंदर ही करते हैं मैक्सिमम टाइम में। 2018 में एक बच्चे का एक मेल का जन्म भी हुआ है जो काफ़ी अच्छे से अपने मदर के साथ इसमें ग्रो कर रहा है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में जहां ये मौजूद हैं, दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे बहुत
बुरा लग रहा है। क्यों तारा? आप मुझे कई बार नहीं जाने देते, मेरे दोस्त को भी नहीं आने देते। मैं कितने दिनों से नानू से भी नहीं मिली। मुझे नानू की बहुत याद आ रही है, मुझे उनसे मिलना है अब्बा। ओ तारा, तुम घर में बोर हो रही हो ना? हाँ, एक तरीका है जिससे तुम बिना घर से निकले दूसरे शहर में अपने नानू से मिल सकती हो। कैसे? कैसे अब्बा? एक मिनट, ऐसे। हेलो बेटा, हेलो, कैसी है मेरी टिम टिम ताला? नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? हाँ, हेलो बेटा, नमस्ते। नानू, नानू, कैसे हैं आप नानू? अब्बा मुझे आपके पास ला ही नहीं ले, वो मुझे कहीं भी जाने नहीं दे ले। कल तो पिंकी की मम्मी आई थी घर पर, अब्बा ने उन्हें भी बाहर से ही लौटा दिया। उनको मुझे प्यार भी नहीं करने दिया। तारा को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है ना, पर मेरी समझदार तारा को पता है ना कि ये सब कुछ क्यों जरूरी है। बोलो तारा। हाँ नानू, पता तो मुझे है। अब्बा सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से बीमार किसी भी व्यक्ति के नजदीक आने से, उसे छूने से, हाथ मिलाने से, गले लगाने से या उसकी छुई हुई चीजों को छूने से हम भी बीमार हो सकते हैं। और तारा, इससे चेन बन जाती है, एक से दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को, और थोड़े ही दिनों में ये सब जगह फैल जाती है। कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ने के लिए दूसरों से दूरी रखना बहुत जरूरी है तारा। और तारा को तो पता है इसे क्या कहते हैं, क्यों तारा? हाँ पा, आपने बताया था इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। मतलब दूसरों से सुरक्षित दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी। और तारा को ये भी पता है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, किसी को घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूसरों से सुरक्षित दूरी कहाँ कहाँ रखनी है, तारा को पता है ना? हाँ, मैं बताती हूँ। दवाई की दुकान, राशन, सब्जी, फल की दुकान, हॉस्पिटल, शेल्टर होम्स और रास्तों में जहाँ भी 1 से ज्यादा लोग हैं, वहाँ दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है। हाँ? और हाँ तारा, हमने टीवी पर भी देखा है कि हमारे धर्मगुरु बार बार लोगों से घर पर पूजा और इबादत के लिए कह रहे हैं, और यही सही है। क्यों तारा, सही है ना? हाँ, सबसे जरूरी यही बात है, घर से बाहर ही ना निकले तो एकदम सेफ रहेंगे। और अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगा कर जाओ, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहो। जैसे मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं मास्क पहन कर जाता हूँ, और लाइन में सबसे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होता हूँ। अच्छा अब्बा, क्या हम एक ही मास्क बार बार पहन सकते हैं? नहीं तारा, नहीं। 6-8 घंटे में, या अगर मास्क गीला हो गया है तो उसे बदल देना चाहिए। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सर्जिकल मास्क ही पहने, घर में बने कपड़े के मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, हाथ अच्छे से साबुन पानी से धोकर ही मास्क पहनना। अच्छा नानू, आपकी देखभाल कौन कर रहा है? हम लोग तो इतनी दूर हैं। मेरी प्यारी तारा, तारा तुम चिंता मत करो, यहाँ मेरे पड़ोसी मुझे फोन करते रहते हैं, समझे? और जरूरत हो तो दवाई वगैरह दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। और तारा, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो तुम घर मेरे पास आ ही सकती हो। तब तक तुम अपने घर से ही मुझे और अपने दोस्तों को फोन कर सकती हो, अपने अप्पा से अच्छी अच्छी बातें कर सकती हो, कहानियाँ सुन सकती हो। और मैं अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकती हूँ, खेल सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, और घर के कामों में अप्पा की मदद भी कर सकती हूँ। और पता है नानू, मेरी टीचर रोज रोज फोन पर जरूरी लेसन बता देती है, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी लगातार चलती रहे। बहुत अच्छे तारा, बिल्कुल सही, मेरी प्यारी प्यारी टिम टिम ताला। ओके नानू, बाय, आई लव यू।
बाय पापा। ओके बाय बाय। आई लव यू टू बेटा। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो।